Hello guys, I am Himanshu Mishra welcoming you on the online platform of Air Defense Academy. We will discuss about physics and आज का हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फ्रिक्शन यानी हिंदी में जिसको बोलते हैं घर्षण. तो आज हम लोग बात कर रहे हैं फ्रिक्शन. हिंदी में इसको बोलते हैं घर्षण. ठीक है. अब देखिए फ्रिक्शन होता क्या है, इसका क्या यूज है. देखो अगर ये फ्रिक्शन ना होता तो हमको हमारी ज़िंदगी के आधे मज़े नहीं मिलते. कैसे? आप गाड़ी से जाते हैं तो गाड़ी एक्सेलरेट करते हैं, गाड़ी आगे बढ़ती है तो ये मज़ा क्यों मिला? फ्रिक्शन की वजह से. चल रहे हैं, आगे गाय आ जाए, आपको गाड़ी रोकनी है, कैसे रोकोगे? ब्रेक लगाओगे. ब्रेक लगाने पर गाड़ी रुकती है. कैसे रुक रही है? क्यों रुकी? फ्रिक्शन के कारण. तो देयर आर सो मैनी थिंग्स जिसके फ़ायदे भी हैं फ्रिक्शन के, और साथ में फ्रिक्शन के कुछ नुकसान भी हैं. आपको पता ही है फ्रिक्शन के क्या क्या नुकसान हैं. तो आज उसके बारे में भी बात करेंगे. फ्रिक्शन का नुकसान ये है कि उसमें होता है एनर्जी का लॉस. अब एनर्जी लॉस कैसे होता है? जैसे कि आपने दोनों हाथ हैं, आपस में रगड़े. आपस में जब हाथ रगड़ोगे तो क्या होगा? हाथ थोड़े टाइम बाद गर्म होने लगे. तो हाथ गर्म हुए कैसे? हाथ गर्म हुए फ्रिक्शनल एनर्जी लॉस जो हुआ उसके कारण. मतलब जो फ्रिक्शन में एनर्जी का लॉस हुआ, फ्रिक्शन में ऊर्जा का कुछ क्षय हुआ, लॉस हुआ, उसके कारण क्या हुआ? एनर्जी का लॉस हुआ. यानी कि कुछ घाटे हैं तो कुछ फायदे भी हैं. तो ये क्या हुआ? फ्रिक्शन का एक नुकसान हुआ. चलिए सर, अब आप कह रहे हो फ्रिक्शन है तो हम लोग बात करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स की. फ्रिक्शनल फोर्स जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं घर्षण बल. होता क्या है फ्रिक्शनल फोर्स? देखिए सबसे सिंपल एग्जाम्पल जो आज तक आप देखते आए हैं, ऐसे एक सरफेस बना देंगे, एक इसके ऊपर ब्लॉक रख देंगे और ब्लॉक रखने के बाद कहेंगे कि इनके बीच लग रहा है फ्रिक्शन. देखिए फ्रिक्शन तब तक नहीं लगता है जब तक कि वहाँ पर कोई फोर्स ना लग रहा हो. अभी इन दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है. कोई फ्रिक्शन नहीं है का मतलब क्या है? कोई भी फ्रिक्शन फोर्स प्रेजेंट नहीं है. फ्रिक्शन फोर्स प्रेजेंट कब होता है? जब हम लोग कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं. एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने का मतलब क्या कि जैसे मान लीजिए कोई P फोर्स लगाया, तो P फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? या तो ऑब्जेक्ट चलने की कोशिश करेगा या चलने लगेगा. यही अगर स्मूथ सरफेस होती, अगर क्या होती है? स्मूथ सरफेस. अगर स्मूथ सरफेस, हिंदी में इसको बोलते हैं चिकनी सतह. तो अगर ये है चिकनी सतह तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर कोई फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं होता, स्मूथ होता है. तो फोर्स लगाते ही ऑब्जेक्ट क्या होगा? इस डायरेक्शन में उसको एक्सेलरेशन मिल जाएगा. लेकिन ये तो कब है? जब कोई भी फ्रिक्शन नहीं है. पर क्या ऐसा पॉसिबल है? बहुत रेयर केस में. यानी कि इट्स सपोज टू बी इम्पॉसिबल कि हमको कोई फ्रिक्शनलेस ऑब्जेक्ट मिल जाए. तो वहाँ पर हर जगह पर क्या होगा? फ्रिक्शन होगा ही होगा. और अगर फ्रिक्शन होगा तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि फोर्स लगाते ही वहाँ पर वो ऑब्जेक्ट क्या हो? चलने लगे. It's not necessary that if we apply this force P, then this object will move. It's not sure. Why? Because अगर ये फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? ये आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, ये ट्राई करेगा. अच्छा, ये ट्राई करेगा तो इसका ऑपोज कौन करेगा? ऑपोज करेगा फ्रिक्शनल फोर्स. अच्छा, तो फ्रिक्शनल फोर्स लगता कहाँ है? फ्रिक्शनल फोर्स लगता है कांटेक्ट सरफेस पर, यानी संपर्क सतह पर. और यहाँ पर कांटेक्ट सरफेस कौन सी है? ये वाली है. यही है वो कांटेक्ट सरफेस. हाँ सर, आप कह रहे हो तो होगी. तो फिर फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स भी
इन्हीं दोनों सतहों पर लगेगा। ठीक है सर, आप कह रहे हो तो मान लेते हैं, इनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। इस फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग छोटू एफ से लिखते हैं, कैपिटल एफ से नहीं लिखते हैं, छोटू एफ से लिखते हैं। तो ये छोटू एफ से लिखा गया फ्रिक्शनल फोर्स है। किधर लग रहा है? पीछे की तरफ। देखिए, जरूरी नहीं है कि हमेशा जिस तरफ फोर्स लगे उसके ऑपोजिट लगे, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। यानी कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है क्या करता है? सापेक्षिक गति का विरोध करेगा। सापेक्षिक गति का विरोध, यानी फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा? अपोजेज रिलेटिव मोशन। चीज देखो, अंतर है दोनों में। जरूरी नहीं है कि फोर्स इस तरफ लगाएं तो आपका फ्रिक्शन भी इसी तरफ लगे या इसके विपरीत लगे, कोई जरूरी नहीं है फ्रिक्शन उसके विपरीत लगे। फ्रिक्शन जो होगा वो रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। रिलेटिव मोशन का मतलब, अगर हम लोग बात करें इस ऑब्जेक्ट की, तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो ये कोशिश किधर करेगा? इस तरफ जाने की। तो इस ऑब्जेक्ट के लिए मोशन किधर हो रहा है? आगे की तरफ। तो रिलेटिव, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग रहा है? पीछे की तरफ। चलिए एक और केस है, आपको ये वाला कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करना होगा, नहीं तो डाउट मन में फिर भी रह जाएगा। एक ये है इंक्लाइंड प्लेन, काफी अच्छा खासा इंक्लाइंड बनाया है हमने, मतलब बहुत ज्यादा नत तल है, आनत तल, जिसको इंक्लाइंड प्लेन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा, इसके ऊपर क्या रखा? ऑब्जेक्ट रखा, मास है m। एक भाई साहब है, मान लीजिए यहां पर खड़े हो आप खड़े हो ये, और आप क्या कर रहे हो? इस ब्लॉक को पीछे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हो, मतलब आप इस ब्लॉक को ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हो इस इंक्लाइंड प्लेन पर क्या हुआ? थोड़ी देर बाद आपके अंदर दम कम रही या फिर फोर्स तो आप लगाते रहे, पर बाद में क्या हुआ? ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ सरकना शुरू कर गया। अगर आप नहीं खींचते या ये पी फोर्स, एक तरीके से कहें पी फोर्स नहीं लगा होता, तो ये धड़ाम से नीचे आ जाता। पर चूंकि आप इसको पकड़ के खींच रहे हैं ऊपर की तरफ, आप इसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी यहाँ पर ये ओवरऑल ऑब्जेक्ट कहाँ मूव कर रहा है? नीचे की तरफ। अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ चल रहा है तो इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा फोर्स, अप्लाइड फोर्स, लगाए हुए बल के विपरीत दिशा में लगता है। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा कहाँ लगता है? रिलेटिव मोशन, सापेक्षिक गति जहां हो रही हो उसका विरोध करने के लिए लगता है। चीज क्लियर हो गई? आप बहुत अच्छे तरीके से ये चीज क्लियर कर लेना। फिर से समझाते हैं इसको। देखिए, ये आदमी है, एक ऐसा फील करिए जो रेलवे ब्रिज नहीं होता है, ओवर ब्रिज, जिसके ऊपर हम लोग चढ़ते हैं। मान लीजिए कोई थकेला आदमी है, बड़ा बैग है, लेकर के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, थक गया है, मान लो नहीं फोर्स उतना लगा पा रहा है, तो आधे रास्ते से अगर वो ऑब्जेक्ट या बैग नीचे सरकना शुरू होगा तो ऑब्जेक्ट, आदमी भी क्या करेगा? संग में नीचे सरकेगा। आदमी कोशिश तो कर रहा है ऊपर ले जाने की, फिर भी सरक किधर रहा है? नीचे की तरफ। तो फ्रिक्शनल फोर्स भी किधर लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। समझ में आ गई चीज? क्लियर है? इज इट क्लियर? तो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स F जो है, इन दोनों के बीच में गति किधर हो रही है? इस तरफ हो रही है। तो दोनों के बीच की सापेक्षिक गति अगर नीचे की तरफ हो रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। अब कुछ लोग कहेंगे सर तो फिर ये नीचे की तरफ कैसे आया? देखिए, इसके नीचे की तरफ आने के लिए एक जो फोर्स है रिस्पॉन्सिबल है उसकी भी बात कर लेते हैं। इधर लग रहा है नीचे की तरफ mg फोर्स, यहाँ पर लग रहा है mg cos थीटा, क्योंकि ये एंगल बनेगा थीटा, और एक फोर्स लग रहा है mg sin थीटा। अगर mg sin थीटा की वैल्यू p से ज़्यादा होगी तो उस केस में क्या होगा? ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, और अगर बहुत ज़्यादा होगी और वो फ्रिक्शन को भी पार कर जाए तो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ चलने लगेगा। देखो, दो तरीके से चल सकता है, एक होता है बहुत तेज चलना है, धीरे धीरे चलना। अगर फ्रिक्शनल फोर्स होगा ज़्यादा तो धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा कम
तो एकदम से नीचे आ जाएगा। चीज़ समझ में आ गई? तो जल्दी आना या तेज आना वो डिपेंड करता है कि इन फोर्सेस का अमाउंट कितना है, परिमाण कितना है। चीज़ क्लियर हो गई? डाउट क्लियर हो गया? चलिए, तो पहली चीज हो गई कि ये क्या करता है, रिलेटिव मोशन का ऑपोज करता है। दूसरी चीज, लगता कहां पर है, ये लगता है अप्लाइड एट कॉन्टैक्ट सरफेसेस, यानी कि संपर्क सतहों के मध्य, संपर्क सतहों के मध्य। चीज क्लियर हो गई? डायग्राम बना लीजिए। संपर्क सतहों के मध्य क्या, ऐसा नहीं है कि फोर्स लगाया P, कांटेक्ट तो हो रहा है यहाँ पर और फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है छत पे। ना ना ना, छत पे नहीं लगेगा। फ्रिक्शनल फोर्स किसके बीच लगेगा, इन दोनों के बीच में। ये जो सतह है इस पर लगेगा। तो अप्लाइड एट कांटेक्ट सरफेसेज, संपर्क सतहों के मध्य। चीज क्लियर हो गई? इसको नोट डाउन करेंगे। हाँ, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है, इफ एन ऑब्जेक्ट स्लिप्स और ट्राई टू स्लिप ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, यानी कि हिंदी में कहें, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर फिसलती है या फिसलने का प्रयास करती, दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकता है। प्रयास करना और फिसलने मतलब क्या, फोर्स लगाया P, फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा है तब तो आगे चलने लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स से कम है या बराबर है तो क्या होगा, रुका रहेगा। कोशिश तो करी पर नहीं बढ़ पाया आगे। चीज़ क्लियर हो गई? देन मतलब if an object slips or try to slip over another object, then a parallel force is generated, generated between the contact surfaces, this force is known as frictional force. हिंदी में कहें तो जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर फिसलती है या फिसलने का प्रयास करती है तो एक समानांतर बल उत्पन्न होता है। तो संपर्क सतहों के मध्य, संपर्क सतह कौन सी, इसके और इसके बीच की ये वाली संपर्क सतह, संपर्क सतहों के मध्य एक पैरेलल फोर्स, समानांतर बल उत्पन्न होता है जो कि सापेक्षिक गति का विरोध करता है। दिस फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, दिस इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। चीज समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? दोनों चीजें समझ में आ गई? रिलेटिव मोशन वाला कंसेप्ट समझ में आ गया, सापेक्षिक गति का विरोध करती है, संपर्क सतहों के मध्य लगती है। अगली चीज कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ये किस कैटेगरी का होता है। देखिए यहीं इसी में ही लिखते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है ये क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत चुंबकीय बल। ठीक है, एक चीज और, ये क्या होता है, ये नॉन कंजर्वेटिव होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि ये कौन से होता है, असंरक्षी बल होता है। ये क्या होता है, असंरक्षी बल होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोग लेटर ऑन आगे आकर के बात करेंगे, अभी बस केवल बीच में आ रहा था पॉइंट, अगर छोड़ देते दिक्कत होती। देखिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, असंरक्षी बल होता है। ये क्या है इसका मतलब, देखिए जैसे कि आपने अपने दोनों हाथ आपस में रगड़े, आपस में हाथ रगड़ेंगे तो घर्षण लगेगा, घर्षण लगेगा तो घर्षण के कारण क्या होगा, ऊर्जा जनरेट होगी, हाथ गर्म हो गए। अब ऐसा तो है नहीं कि वापस हाथ आपस में रगड़े तो ये जो हाथ गर्म हुए थे ठंडे हो गए, नहीं,
इसका मतलब जो गर्मी बनाने के लिए जो ऊष्मा या ऊर्जा काम में ली गई वो तो क्या हो गई, नष्ट हो गई। अगर वो हीट बेकार हो चुकी है तो इसका मतलब वो एनर्जी का लॉस हो गया। अगर एनर्जी का लॉस हो गया इसका मतलब आपने जो फोर्स काम में लिया था वो वेस्ट हो गया। वेस्ट हो गया यानी अब वो वापस आपको नहीं मिल सकता। अगर वो वापस आपको नहीं मिल सकता यानी कि ये कौन सा फोर्स है, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। इज इट क्लियर? चीज़ समझ में आ गई? तो यहाँ पर ये कितने टाइप का होता है, एक तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटेगरी का होता है और दूसरा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। हाँ भाई, अब देखिए बात करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स को और ज़्यादा डिटेल में समझने की कि ये होता कैसा है, किस तरीके से जनरेट होता है, इन सब के बारे में। बहुत सारे लोगों को अभी भी डाउट होगा कि सर फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है। चलिए देखते हैं इसमें। माना कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि किसी सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका कोई मास है, मान लीजिए m, इसके ऊपर रखा है। अब देखिए इसको, इसके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स कैसे अप्लाई होता है। फोर्स लगाया है, इस तरफ लगाया है फोर्स P, तो क्या होगा, इधर जाने की कोशिश करेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट किस तरीके से होता है वो देखिए। फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होता है, यहीं पे ही आगे कॉन्सेप्ट भी आएगा, एक आगे जा कर के बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बाद में, फिर डायनेमिक, काइनेटिक और उस तरीके के फ्रिक्शन की भी, तो वहाँ पर और डिटेल में समझेंगे। पहले देखते हैं क्या होता है। अभी हमको नहीं पता, कुछ लोग कहेंगे सर फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ। फ्रिक्शन किधर लगेगा भाई, पीछे की तरफ, ठीक है, मान लिया पीछे की तरफ। कैसे लगा पीछे की तरफ देखते हैं। देखो क्या होगा कि ये जो इतना पोर्शन है इसको हमने क्या किया, जूम होता है ना फ़ोन में, अपन बड़ा जूम कर करके और डिटेल में देखते हैं। इसको हमने किया जूम। इसको अगर हम जूम करेंगे तो क्या होगा, देखिए जूम करके सरफेस बताते हैं आपको कैसी दिख रही है। देखिए ये है नीचे वाली सरफेस, ये नीचे की सरफेस है, ठीक है, और ये है ऊपर की सरफेस। अब देखिए जो सरफेस हमको स्मूथ दिख रही होती है वो वास्तव में स्मूथ नहीं होती। स्मूथ मतलब आपको लग रहा होगा ना ये बोर्ड बहुत चिकना है, एकदम साफ है, एकदम सलीके में, ना ना ना, माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसमें भी क्या होगा, गड्ढे दिखेंगे। ये डायग्राम थोड़ा सा ऑड लग रहा है और अच्छा बनाते हैं इसको। देखिए अगर मैं और क्लियर बनाना चाहूँ ये सरफेस, तो मान लीजिए कि जूम करने के बाद कुछ ऐसी सरफेस दिख रही है आपको, ठीक है, बहुत अच्छी तो है पर सरफेस रफ है, ऐसी है वास्तव में। तो क्या होगा, ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पे लगाया था फोर्स लगाएंगे तो फोर्स P लगाया था तो ये आगे जाने की कोशिश करेगा। तो ये वाला जो टुकड़ा है, कौन सा वाला, ये वाला टुकड़ा, यहाँ पर क्या होगा, आपस में टकराएंगे। ये टुकड़ा है यहाँ पर भी टकराएंगे, यहाँ पर भी टकराएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, इनके बीच टकराव होगा और वो टकराव क्या करेगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा। ये आगे जा रहा है तो आगे जाकर के यहाँ टकराएगा, तो विपरीत बल किधर लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। तो एक चीज़ ये हो गई कि चलो फ्रिक्शनल फोर्स एक तो पीछे की तरफ लगता है। दूसरी चीज़ एक और, इसी को फिर से जूम करेंगे। क्या करेंगे, जूम, चलो जूम करते हैं। ऊपर की सरफेस थी कुछ ऐसी और नीचे की सरफेस थी कुछ ऐसी, आपस में थे जुड़े हुए, और कुछ ये था ऊपर की सरफेस, नीचे की सरफेस। चलो नीचे की सरफेस और बड़ी कर देते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ वाला मॉलिक्यूल और ये वाला जो मॉलिक्यूल है इनके बीच में क्या होगा, दोस्ती हो जाएगी। पड़ोसी थोड़े टाइम बाद दोस्त हो ही जाते हैं, है ना। नहीं होता है तो हम दोस्ती करने की कोशिश करते हैं, क्या पता कुछ हो जाए हमारा, है ना।
तो पड़ोसी पड़ोसी आपस में हो गए दोस्त। तो जब दो अलग अलग मटेरियल के मॉलिक्यूल्स आपस में दोस्ती करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं अडेसिव फोर्स। अडेसिव फोर्स, इसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? असंजक बल। चीज समझ में आ गई? तो इन जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो ये मॉलिक्यूल ऊपर वाली ऑब्जेक्ट का, ये नीचे वाला ऑब्जेक्ट, ये लोग क्या हो गए? आपस में दोस्ती हो गई, सेटिंग हो गई। तो ये क्या हो गए? एक दूसरे के दोस्त हो गए। जब ये एक दूसरे के दोस्त हैं और फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? ये एक दूसरे का विरोध भी तो करेंगे। और जब विरोध करेंगे तो विरोध किधर करेंगे? साथ में थोड़ी ना जाने देंगे। ना ना ना, आप जा रहे हो तुस्सी ना जाओ। ना जाओ मतलब क्या? पीछे की तरफ खींचेंगे। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा? पीछे की तरफ। या फिर यूं कहें कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट जाने की कोशिश करेगा, जरूरी नहीं था, रिलेटिव मोशन होना चाहिए, सापेक्षिक गति जिस तरफ होगी उसके विपरीत दिशा में क्या लगेगा? फ्रिक्शनल यानी फोर्स, यानी कि घर्षण बल। इज इट क्लियर? चीज आपको समझ में आ गई? तो इसको बना लेंगे और ये जो डिटेल है ये आपको समझ में आ गई होगी। ये हम लोग आगे लिखेंगे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी घर्षण के प्रकार। अब देखिए फ्रिक्शन कितनी कितनी टाइप का होता है। तो पहला है इसमें, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विसर्पी घर्षण। यही इंग्लिश में कहलाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब ये कितने टाइप का होता है वो देखेंगे। दूसरा एक और टाइप होता है इसी में जो हमारे काम भी आता है, वो है लोटनिक घर्षण। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। और तीसरा जो टाइप है वो है द्रव घर्षण। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है। अब देखिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है ये 3 टाइप का होता है। 3 टाइप कौन कौन से होते हैं देखेंगे इसके। पहला होता है इसमें स्थैतिक घर्षण। इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा होता है सीमांत घर्षण। इसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। और तीसरा होता है गतिक घर्षण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। चलिए अब इसमें और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। पहले एक बार आप इस तरीके से बना लीजिए, फिर हम लोग लिखते हैं। टॉपिक था हमारा फ्रिक्शन का। बना लीजिए इसको, फिर इसमें डिटेल लिखेंगे। देखिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमने कहा 3 वैरायटी भी बता दी, पर होता क्या है देखिए। होता ये है कि जब कोई सरफेस पे ऑब्जेक्ट रखा हो, जब किसी सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है
ठीक है, इंक्लाइन प्लेन बनाते हैं, आपको और मज़ा आएगा उस पर। इंक्लाइन प्लेन बनाया, ऑब्जेक्ट रखा है, मास है m, ऊपर की तरफ हमने फोर्स लगाया, फोर्स है P, और क्या हुआ, ऑब्जेक्ट है ऊपर की तरफ जा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लगाया और हमने कहा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा किधर, पीछे की तरफ F, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये एक सतह के ऊपर दूसरी सतह क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है, फिसलने का प्रयास कर रही है, या फिर क्या हो रही है, एक सरफेस के ऊपर दूसरी सरफेस फिसल रही है। ये वाला जो केस होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, विसर्पी घर्षण, ठीक है। अब इसमें 3 केस हैं, एक है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक है लिमिटिंग फ्रिक्शन और एक है काइनेटिक फ्रिक्शन। तीनों की ही बात यहीं पर करेंगे अभी। उससे पहले देख लेते हैं रोलिंग फ्रिक्शन क्या है। आपने बियरिंग देखी होगी, साइकिल देखी है, तो साइकिल आप पेडल मारते हो तो बीच में एक रॉड लगी होती है, उसके बीच में एक बियरिंग लगी होती है और साथ में एक क्या लगा होता है, एक गियर लगा होता है। गियर आप लोग कुछ और भी बोल सकते हैं उसको, गियर ही होता है जिसके ऊपर चैन फंसी होती है। फिर क्या होता है, आप पेडल मारेंगे तो वो घूमेगा और आपकी चैन भी घूमती है और आप आगे की तरफ जाते हैं। तो इसका मतलब वहाँ पर क्या था, बियरिंग बनी हुई थी, बियरिंग ऐसी होती है कुछ, इसके बीच में एक और होता है, बीच में बॉल्स होती हैं, है ना, और इसमें ग्रीस वगैरह लगा होता है। ये वाली जो सरफेस होती है इसके बीच में यहाँ पर एक जो आपकी शाफ्ट होती है वो लगी रहती है, जो डंडा नहीं होता दोनों, जिस पे पैडल दोनों कसे रहते हैं, तो बियरिंग कुछ ऐसी होती है। तो ये दोनों एक दूसरे के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। तो ये वाला कौन सा फ्रिक्शन हो जाएगा, रोलिंग फ्रिक्शन। दूसरा एक और रोलिंग का एग्जाम्पल, इसमें इतना मजा नहीं आया ना, देखो भाई, ये है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, सिलेंडर देखे हो, सिलेंडर, ठीक है, बेलन जैसा। तो रोटी बेलते हैं ना, तो बेलन ऐसे पकड़ के बेलते हैं, तो बेलन ऐसे घूमता है, ऐसे नहीं घूमता है, ऐसे घूमता है। तो बेलन जो घूम रहा होता है ये कौन सा फ्रिक्शन होता है, ये भी रोलिंग फ्रिक्शन होता है। चीज समझ में आ गई। आपकी कार सड़क पे चल रही होती है, कौन सा फ्रिक्शन लगता है, रोलिंग फ्रिक्शन लगता है, ठीक है सर। अब जो फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है, फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, देखिए फ्लूइड्स के अंदर आपने विस्कोसिटी सुना होगा, हिंदी में जिसको बोलते हैं श्यानता, वो भी क्या है, फ्लूइड के अंदर का फ्रिक्शन है। एक और तरीका देखिए, आप बाइक पे जाते हैं, धीरे धीरे चल रहे होते हैं, सामने से जो हवा आ रही होती है बहुत अच्छी लगती है, थोड़ी और रेस बढ़ाएंगे तो वो हवा क्या है, थोड़ा चुभने लगती है, और तेज चलाएंगे तो ऐसा लगता है कि हवा आपको पीछे उड़ा के ले जाएगी। यानी कि हवा क्या कर रही है, हवा आपके गति का विरोध कर रही होती है। थोड़ी देर तक तो सुहानी लगती है क्योंकि गर्मी में हवा आ रही है, अच्छा लग रहा है, थोड़ी और रेस बढ़ाएंगे तो सामने से तेज हवा आती है और आपको ऐसा लगता है पीछे की तरफ जा रहे हैं। वो हवा क्या उत्पन्न कर रही होती है, फ्रिक्शन उत्पन्न कर रही होती है। फ्लूइड फ्रिक्शन में दोनों रही होती है, फ्लूइड फ्रिक्शन में दोनों चीज़ें आती हैं, लिक्विड भी आता है और गैस भी आता है। लिक्विड यानी द्रव और गैस भी आता है। चीज समझ में आ गई। तो फ्लूइड फ्रिक्शन में आपके लिक्विड और गैस क्या आ रहे हैं, दोनों चीजें आ रही हैं, और दोनों के कारण ही अलग अलग प्रकार का घर्षण होता है। अब देखिए, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत तेज हम लोग, कभी आपने देखा होगा दुकानदार जो ब्लोअर वगैरह से साफ करते हैं, तो क्या होता है, हवा के जो झोंके से उसके ऊपर की रखी हुई चीज़ उड़ने लगती है, या फिर धीरे धीरे वो सतह भी घिसने लगती है। तो वो क्या हो रहा है, फ्लूइड फ्रिक्शन के कारण, हवा के कारण वहाँ पर क्या हो रहा है, चीज़ उखड़ने लगी। तो ये सब चीज़ें क्या है, फ्लूइड फ्रिक्शन के अंदर आती हैं। अब देखिए, अब हमने बात करी थी स्लाइडिंग फ्रिक्शन की, और अब हमने कहा था कि इसकी 3 वैरायटी है, 3 चीज़ें हैं। तीनों चीज़ों में अंतर क्या है, देखिए ये रहने देते हैं, उसी तरफ बनाएंगे, तीनों चीज़ें समझाएंगे। पहला केस देखिए, ऑब्जेक्ट रखा है सरफेस पे और हमने लगाया एक फोर्स P,
पी फोर्स क्या कर रहा है, इसको इस तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर क्या कर रहा है, घर्षण बल लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ। और फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, रिप्रेजेंट करते हैं इसको F से। तो किधर लग रहा है, पीछे की तरफ लग रहा है। कहाँ लगता है, इन दोनों सतहों के मध्य। आपको क्लियरली दिखे इसलिए थोड़ा ऊपर बनाया है। फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ। तो क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग अप्लाई करते हैं, अब देखिए इसको एक समझने का एक तरीका है। ये है डस्टर, ये है मेरा हाथ, इसके ऊपर रखा, ठीक है। तो डस्टर रख दिया, चीज़ समझ में आ गई। अब क्या होगा, यहाँ पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो क्या ये डस्टर खिसक रहा है, ना, डस्टर अभी नहीं खिसक रहा। जैसे जैसे हम लोग फोर्स लगाते जाएंगे डस्टर आगे की तरफ खिसकना कोशिश कर रहा है, आगे की तरफ खिसकने की। क्या खिसका, नहीं। अब फोर्स लगाया तब आगे की तरफ खिसकना शुरू हो गया। अब देखिए डस्टर आगे चला गया, यानी कि डस्टर एक ये पोजीशन थी, फोर्स लगाया नहीं खिसका। एक कंडीशन आई कि जब इसने जस्ट स्टार्ट किया खिसकना और एक आगे जब आगे खिसकना शुरू हो गया। यानी कि जैसे जैसे हम लोग फोर्स P की वैल्यू बढ़ाते हैं, जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसकी वैल्यू भी बढ़ती है। एक कंडीशन ऐसी आती है जब क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाता है। जैसे ही हमारा ये P फोर्स उस अधिकतम मान से आगे गया, ऑब्जेक्ट क्या होता है, चलने लगता है। अभी आपको केस दिखाया ही था कि भाई ये कोई ऑब्जेक्ट था। दूसरा एक और एग्जांपल समझेंगे। देखो ये ऑब्जेक्ट था, ऐसे इंक्लाइंड प्लेन पे रखा, एक कंडीशन आ गई, देखो अभी नहीं खिसका, थोड़ा और ऊपर करेंगे, एक लिमिट के बाद ये सरकना शुरू हो गया, तो सरक गया नीचे की तरफ। यानी कि पहले तो क्या है, स्थिर अवस्था में, जब तक कि स्थिर अवस्था में है स्टैटिक फ्रिक्शन काम करता है। स्थिर अवस्था, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कब काम करता है, जब क्या होता है, ऑब्जेक्ट स्थिर अवस्था में हो। स्थिर अवस्था यानी स्टैटिक कंडीशन हो। जब स्टैटिक कंडीशन होगी तो उस टाइम पे जो फोर्स लगेगा वो होगा हमारा क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन। चीज समझ में आ गई। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या था, लिमिटिंग फ्रिक्शन देखना, वापस से समझा रहा हूं इसको, लिमिटिंग वाले को। देखो ऑब्जेक्ट था, हल्का सा बढ़ाया, हे सरका और सरक गया। तो ये जब जस्ट सरकना शुरू किया था वो वाला फ्रिक्शन कौन सा था, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, इसी को ही हम लोग मैक्सिमम फ्रिक्शन कहते हैं। जब ऑब्जेक्ट क्या होता है, चलना शुरू करता है, यानी कि चलना शुरू करने वाला होता है। व्हेन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू स्टार्ट इट्स मोशन। तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन होता है जब आप रोड पर चल रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया है P, एक्सेलरेशन हो रहा है आगे की तरफ चल रहे हैं, फिर भी दोनों संपर्क सतहों के मध्य एक फ्रिक्शन लग रहा होता है, जो कि क्या होता है, इनके पीछे की तरफ इस तरीके से लग रहा होता है। तो ये हो गया हमारा क्या, फ्रिक्शनल फोर्स F। चीज़ क्लियर हो गई। तो 1, 2 और 3, इन तीनों चीज़ों में डिफरेंस पता चल गया हमको कि ये तीनों कब कब लगते हैं। ये जब स्थिर अवस्था में है, छोटा बच्चा किसी बैग को खींचने की कोशिश करता है पर खींच नहीं पाता है। क्यों, क्योंकि सरफेस पर फ्रिक्शन इतना है कि वो बच्चा जो बल लगा रहा है वो उसके बराबर नहीं होता है, तो नहीं खींच पाएगा। थोड़ा बच्चा बड़ा हो गया, ज़्यादा जोर लगाने लगा, खींचने की कोशिश करता है, थोड़ा थोड़ा खिसक जाता है, ज़्यादा नहीं खींच पाता है, तो वो कौन सी कंडीशन हो गई, लिमिटिंग फ्रिक्शन की। बच्चा और बड़ा हो गया, समझदार हो गया, स्कूल जाने लगा, अपना बैग खुद से उठा के खींच लिया, तो वो कौन सी हो गई, काइनेटिक फ्रिक्शन वाली चीज़ समझ में आ गई। तीनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। नोट डाउन करेंगे, डायग्राम बना लेंगे जिससे कि आपको चीज़ क्लियर हो जाए।